नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा सुर भारती प्रकाशन वाराणसी द्वारा प्रकाशित युग पुराणम है, हिंदी टीका सहित। अनुवादक तथा समोक्षक डॉक्टर श्री कृष्णमणि त्रिपाठी जी हैं और संपादक डॉक्टर श्री विश्वनाथ पांडे जी हैं। जो पुस्तक है इसका मूल्य 50 रुपये है। ऑनलाइन मैंने ली थी, 20% का डिस्काउंट मिला और कुल पृष्ठ इसमें है करीब 52 पृष्ठ हैं, जिसमें कि मूल पुराण जो है उसका संस्कृत और हिंदी अनुवाद ये केवल 24 पृष्ठों में है। शेष में भूमिका है, टिप्पणी है और पुराण का हिंदी में कथासार भी दिया गया है। तो ये सब बाकी के 28 पृष्ठों में है और मूल पुराण संस्कृत और हिंदी अनुवाद श्लोकों का वो 24 पृष्ठों में है। पीछे चौखंबा द्वारा प्रकाशित कुछ अन्य पुस्तकों की जानकारी दी गई है। संस्कृत विषयक प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें हैं ये। बहुत ही लघु कलेवर का यह पुराण है। पुराण पंचलक्षण के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसमें पंचलक्षण नहीं कवर होते हैं। मुख्यतः ये देखिए, युग पुराण विथ हिंदी कमेंट्री एंड इंट्रोडक्शन बाय डॉक्टर श्री कृष्णमणि त्रिपाठी, फॉर्मरली हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पुराण हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड कल्चर, श्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, एडिटेड बाय डॉक्टर विश्वनाथ पांडे, संगीत कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी। प्राकथन है। प्राकथन में ये इन्होंने वेदों से प्रारंभ किया है। वेदों में क्या चीज़ें हैं, वेदों की महत्ता और किस प्रकार से पुराण जो है वो वेदों का ही उपबृहण कर रहे हैं। यहाँ लिखते हैं, अतः मानव मात्र के प्रति कल्याण कामना, सद्भावना और सौहार्द के प्रतिपादक आदर्शमय उपदेश देने वाले वेद विश्व साहित्य में अनुपम ग्रंथ हैं। इस प्रकार वैदिक विचारधारा की व्यापक दृष्टि सर्वोन्नत राष्ट्र का एक उत्तम निदर्शन है। इन्हीं सर्वमान्य आदर्शमय उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत विश्वबंधु वेदों के उपबृहण के निमित्त इतिहास एवं पुराणों का विशेषकर निर्माण हुआ है। इस संदर्भ में युग पुराण का महत्व उल्लेखनीय है। इसके अंतर्गत भारत के ऐतिहासिक तथ्यों का संकेत भूत एवं भविष्य वर्णन शैली में किया गया है। कल्पित कथा, पाठों की विविधता तथा भाषा की असंयतता, ये युग पुराण की बात हो रही है, संयतता आदि के कारण यद्यपि इस पुराण की अक्षरशः व्याख्या कर पाना कठिन कार्य है, फिर भी इसमें वर्णित तथ्यों का ऐतिहासिक मूल्य किसी भी प्रकार से उपेक्षणीय नहीं है। अतः मैं इस युग पुराण की संभावित भावानुवादात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर इसे संपादन में प्रवृत्त हूँ। तो ये संभावित भावानुवाद है, अक्षरशः अनुवाद नहीं है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह पाठक निर्क्षीर विवेकी हंसों के समान स्वयं इसके गुण दोषों का विवेचन कर इसका उपयोग करेंगे। फिर खंड आता है कि युग पुराण की समीक्षा का। इसमें पुराण के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाती है। सर्वप्रथम डॉक्टर कर्ण ने बृहत संहिता, डॉक्टर कर्णे हैं, ये मतलब विदेशी हैं, कर्ण नहीं है। डॉक्टर कर्ण कोई इंडोलॉजिकल स्टडीज़ में रहे होंगे। तो सर्वप्रथम डॉक्टर कर्ण ने बृहत संहिता की अपनी प्रस्तावना में गर्ग संहिता के ऐतिहासिक अध्याय युग पुराण की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। इन्होंने युग पुराण की ऐतिहासिक घटनाओं को वास्तविक ऐतिहासिक मानकर प्रकाशित किया। उनके प्रकाशन के बाद डॉक्टर के पी जायसवाल ने इस ऐतिहासिक भाग का प्रकाशन बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित किया। उनका यह संस्करण 2 पांडुलिपियों की सहायता से प्रस्तुत किया गया है। एक पांडुलिपि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की है, जिसकी संख्या 20D आई है। इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की मुहर लगी है एवं अंग्रेजी सन 1825 अंकित है। और दूसरी पांडुलिपि गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बनारस की है, इसकी संख्या 122 है। इसका ग्रंथ में तीसरी पांडुलिपि पेरिस के बाइविल नेशनल में है, इसकी संख्या 184 है। तो ये पांडुलिपियों की जानकारी है। चौथी पांडुलिपियों की भी बात कर रहे हैं। ये चौथी पांडुलिपि सौराष्ट्र के शास्त्री जोड़िया के पास है। इसका शीर्षक बृहद गार्गी या बृहद गर्ग संहिता है और इसका आरंभ अथ बृहद गार्गी संहिता से समाप्ति बृहद गर्गेन कृत सेयम गार्गी संहिता संपूर्णा से है। इस प्रकार यह युग पुराण नामक ऐतिहासिक अध्याय गर्ग संहिता से उद्धृत है। तो यह गर्ग संहिता में कुछ ऐतिहासिक अध्याय हैं जिसका नाम जो है वह युग पुराण है। और प्राचीन भारतीय इतिहास में यह अध्याय विशेषकर मौर्य और शुंग काल पर एक नया प्रकाश डालता है। फिर उन्होंने जिनसे पांडुलिपियाँ प्राप्त की हैं उनका धन्यवाद कर रहे हैं। अब नामकरण को लेकर, युग पुराण के नामकरण को लेकर कुछ चर्चा की है। कुछ लोग युग पुराण को गर्ग संहिता का एक भाग कहते हैं। कुछ विद्वान युग पुराण नाम से ही
इसकी सार्थकता समझते हैं। कुछ लोग इसे स्कंद पुराण कहते हैं क्योंकि यह पूरा अध्याय भगवान शिव जी के सुपुत्र स्कंद कार्तिकेय जी के प्रश्न के उत्तर में शिव जी द्वारा कहा गया है, अतः इसका नाम स्कंद पुराण भी है। यहाँ यह अध्याय युग पुराण के नाम से इसलिए कहा गया है कि इसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के नाम से इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग, इन चारों युगों की स्थितियों का संक्षिप्त वर्णन है। कथा वस्तु पर ध्यान देते हुए इस अध्याय का नाम युग पुराण सार्थक एवं साभिप्राय प्रतीत होता है। फिर ऐतिहासिक तथ्य हैं। वर्ण विषय के अंतर्गत क्या क्या विषयों पर चर्चा की गई है। यहाँ पुराण के बारे में लिखा गया है कि नामक यह अध्याय 235 पंक्तियों का है, इसमें 117 श्लोक है। और फिर किस आरंभ के पदों में स्कंद जी का प्रश्न है। 4 और 5 दो पदों में उपक्रम है। 6 से 13 8 पदों में कृतयुग का वर्णन है। 14 से 22 9 पदों में त्रेता युग का वर्णन है। 23 से 37 15 पदों में द्वापर का वर्णन है। 38 से 116 तक 79 पदों में कलयुग का वर्णन है। और 117 एक पद में कल्प की परिभाषा है। तो कुल 117 पद इसमें है। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन दे दिया गया है, एडिशन होना चाहिए। युग पुराण प्रश्न के द्वारा प्रारंभ होता है, प्रश्नोत्तर में ही इसका पर्यवसान हो जाता है। फिर यहाँ एक तरह से संक्षेप में युग पुराण की जो कथा है, क्योंकि चूँकि बहुत लघु पुराण है तो भूमिका के अंतर्गत ही यहाँ भी संक्षेप से दिया गया है और आगे एक अलग से कथासार भी दे दिया गया है पुस्तक के अंतर्गत। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना का, यहाँ नगर की स्थापना की भी चर्चा इस पुराण के अंतर्गत आई है और यह भी लिखा गया है कि 5505 वर्ष 5 मास 5 दिन 5 मुहूर्त के बाद यह नगर जो है वो विनष्ट हो जाएगा। फिर इसी जो विषय वस्तु है उसके एनालिसिस पे कह रहे हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि जो ऐतिहासिक तथ्य ये कह रहे हैं कि इससे हमें क्या प्राप्त होती है ऐतिहासिक जानकारी, तो उसमें उसके संदर्भ में यहाँ एक टिप्पणी है कि इससे स्पष्ट होता है कि शुंग राजा लोग मौर्यों के बाद ही नहीं आए थे, क्योंकि मौर्यों और शुंगों के मध्य लंबे काल तक अराजकता फैली रही। युग पुराण के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि मौर्यों के पतन के समय कोई ऐसी पड़ोसी शासक नहीं था जो स्वतः मौर्य साम्राज्य पर अधिकार कर ले। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विदेशी राजसत्ता का सुयोग था और लघु राजाओं में मित्रता का अभाव था, इसलिए जनता राजसत्ता से रहित थी। इस प्रकार की राजरहित शासन चलता रहा। तो ये कह रहे हैं युग पुराण का समय पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि युग पुराण की रचना विदेशी शासन, मौर्यों एवं शुंगों के बीच के समय की है। फिर अन्य जो खंड हैं युग पुराण में उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, उसी पर चर्चा है विभिन्न आख्यानों पे। फिर यहाँ युग पुराण का कथासार हिंदी में समस्त पुराण का कथासार दे दिया गया है। चूँकि लघु पुराण है तो केवल 4-5 पृष्ठों में ही समस्त पुराण जो है वो हिंदी में इसका कथासार समाप्त हो जा रहा है। देखिए पृष्ठ संख्या यहाँ 15 से प्रारंभ होकर पृष्ठ संख्या 20 पे कथासार समाप्त है। फिर संपादकीय है। संपादकीय में फिर वेद और पुराण के बीच में कुछ जनरल चर्चा है। यहाँ पर युग पुराण के संदर्भ में कम ही टिप्पणी है, कोई विशेष टिप्पणी युग पुराण के संदर्भ में यहाँ नहीं है। इन जनरल पुराण और वेदों के बारे में टिप्पणी है। यहाँ से मूल ग्रंथ प्रारंभ हो रही है। यहाँ से पृष्ठ संख्या की गणना भी फिर से प्रारंभ हो गई, तो 24 पृष्ठ यहाँ समाप्त हुए और फिर से ये 24 पृष्ठों में मूल पुराण है। बड़े बोल्ड फॉन्ट में संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं, नीचे उनका हिंदी में अनुवाद दिया गया है। फॉन्ट साइज़ पुस्तक में चेंज होती रही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा फॉन्ट है, इस संपादकीय में थोड़ा सा छोटा फॉन्ट है। ओवरऑल फॉन्ट साइज़ ठीक ठाक है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट की क्वालिटी भी अच्छी है, गाढ़ा फॉन्ट है, स्पेसिंग भी ठीक ठाक है। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। जैसा मैंने बताया पुराण पंच लक्षण के संदर्भ में ऐसा भूमिका में भी लिखा गया है। चूँकि बहुत लघु पुराण है और इसमें युगों का वर्णन है, उनमें क्या क्या चीज़ें होंगी उनका बहुत संक्षेप में वर्णन है। तो इसके अलावा इस पुराण में और कुछ कलयुग के संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का, जिनको कई विद्वान जो हैं वो वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य मान रहे हैं, उसके बारे में है। यहाँ एक श्लोक आता है जिसका अनुवाद है, इसके बाद विश्वक्यशा नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण 3 वर्षों तक वहाँ राज्य करेगा। तो भूमिका में जो विश्लेषण किया गया है उसमें ये कहा गया है कि ये 3 नहीं, ये 30 वर्ष शायद होने चाहिए थे। और विश्वक्षया नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण जो है वो हो सकता है पुष्पमित्र शुंग के प्रति संकेत हो। तो पुष्पमित्र शुंग जो है वो 30 वर्ष तक राज किए थे और फिर उस हिसाब से जो भूमिका है उसमें इसका विवेचन किया गया है। यहाँ भी जो श्लोक आया है उसमें बताया गया कि संभवतः यह सातवाहन था, यानी कि सातवाहनों से संबंधित कोई राजा था।
अंत में बिल्कुल यहाँ पर जहाँ युग क्षय की बात हो रही है कि जब कलयुग समाप्त होगा तो उस समय किस प्रकार के लोग जो हैं वो सरवाइव करेंगे, या वो किस प्रकार के लोग जो हैं वो बच पाएंगे। तो कह रहे हैं जो धैर्य धारण करेंगे वही स्थिर रहेंगे। इस युग क्षय में जो गौ, वृद्ध, ब्राह्मण, बालक तथा अनिंदित स्त्रियों को धैर्य धारण कराकर रक्षा करेंगे वही टिक सकेंगे। दुर्भिक्ष से पीड़ित तथा दारुण दुखाग्नि से जलते हुए इस लोक में जो अन्य प्राणियों को सहारा देंगे वे ही इस युग क्षय में आगे वर्णित द्वादशा 12 मंडलों में किसी प्रकार से टिक सकेंगे। इस प्रकार भूख प्यास से पीड़ित लोगों की सहारा देने वाले धर्म प्रिय धर्मात्मा लोग ही इस युग क्षय में ठहर सकेंगे। तो यही पृष्ठ संख्या 20 पे ही ये पुस्तक समाप्त हो जा रही है। जो मूल ग्रंथ है वो 20 पृष्ठों में ही है, संस्कृत और उसका हिंदी अनुवाद। फिर कुछ एक श्लोक अनुक्रमणिका दी गई है 2-3 पृष्ठों में, और अंत में व्याख्याकार का कुछ परिचय दे दिया गया है, संस्कृत में ही दिया गया है। तो यह है कुछ जानकारी युग पुराण के बारे में। बहुत लघु ग्रंथ है, छोटी सी पुस्तक है, और जैसा कि भूमिका में बताया गया है कि गर्ग संहिता से उद्धृत है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।